सभी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स एक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होते हैं, और अगर आप परेशान हैं कि एक कॉन्सेप्ट ढूंढने के लिए या फिर जानने के लिए कि कॉन्सेप्ट कैसे बनाया जाता है, या आप सोचते हैं कि आर्किटेक्ट्स कैसे अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, तो ये वीडियो है जिसमें मैंने अपने कुछ टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन किया है। अपने एक पब्लिक प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है, जिन्हें मैं डिज़ाइन प्रोसेस और कॉन्सेप्ट क्रिएट करते समय ध्यान रखती हूँ। सबसे सरल तरीके से कहा जाए तो एक कॉन्सेप्ट वो आइडिया होता है जो प्रोजेक्ट को मजबूत बनाता है या प्रोजेक्ट को स्ट्रेंथ देता है, एक फाउंडेशन की तरह उसे मजबूत बनाता है। एक आर्किटेक्ट के लिए कॉन्सेप्ट वो है जो एक आर्किटेक्ट के काम और एक नई बिल्डिंग के बीच फ़र्क दिखाता है। ऐसा कहा जाता है कि आर्किटेक्चर का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व करना, जो एक क्वेश्चन क्रिएट करता है कि वो प्रॉब्लम्स क्या है जो आर्किटेक्चर सॉल्व करता है या एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन से प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना इन सवालों का जवाब देने का तरीका है। किसी प्रोजेक्ट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट चूज करना हमेशा डिफिकल्ट होता है, और ये किसी के भी साथ हो सकता है, मतलब चाहे एक नया आर्किटेक्ट हो या कोई नामी आर्किटेक्ट जो काफ़ी समय से कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हो या कर चुका हो। तो आपका कॉन्सेप्ट कठिन नहीं होना चाहिए। जितना फ्लेक्सिबल और समझ में आने में आसान होगा, उतना ही कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। कई सारे डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स को अपनाना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि ऐसी कई बिल्डिंग्स हैं जो एक ही कॉन्सेप्ट पर डिज़ाइन की गई हैं और वो काफ़ी अच्छी हैं। फिर चाहे वो एक मटेरियल कॉन्सेप्ट हो, फंक्शनल कॉन्सेप्ट या ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट या फिर स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट या कोई भी फॉर्मल कॉन्सेप्ट हो। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कॉन्सेप्ट किसी एक चीज़ पर फोकस करता है। इट इज़ बेस्ट कि मैं आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना एक रियल प्रोजेक्ट के हिसाब से समझाऊं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसके थ्रू मैंने कॉन्सेप्ट्स को समझाने का ट्राई किया है, और इफ़ यू हैवंट सीन इट येट, प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देखें। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, और वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो कॉन्सेप्ट डेवलप करने से पहले हमें कुछ प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स या कंडीशंस को समझना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से मैं जब डिज़ाइन करती हूँ तो उसके लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस को निकालना ज़रूरी है, और प्रोजेक्ट के प्रोग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है, जो बेसिकली 3 टाइप्स की इन्फॉर्मेशंस होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम साइट से निकालना शुरू करते हैं, साइट से समझते हैं, जैसे कि लोकल क्लाइमेट, प्रिवेलिंग विंड्स, सोलर एस्पेक्ट, वेजिटेशन, बिल्डिंग कंटेक्स्ट, हिस्ट्री, स्पेशल एबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, लीगल फ्रेमवर्क विच कंसिस्ट जोनिंग और एक्सेट्रा थिंग्स, यानी कि हम कहाँ क्या बना सकते हैं और क्या नहीं बना सकते हैं, इस तरीके की लीगल चीज़ें भी देखनी होती है। अब जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं वो होता है क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, यानी हम क्लाइंट से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि हर क्लाइंट का कुछ बिलीफ्स होते हैं, कुछ कल्चरल चीज़ें होती हैं जो उनको फॉलो करनी होती हैं, और उनके कुछ प्रेफरेंसेस होंगे, कोई एजेंडा होगा, पॉलिटिक्स होगा, बजट भी होगा, कितने उनको खर्चा करना है, और प्रोग्राम यानी कि स्पेसेस क्या क्या होनी चाहिए उन प्रोजेक्ट में। क्लाइंट और बिल्डिंग टाइप दोनों मिलकर एक वर्ड बनाते हैं जिसे आर्किटेक्ट्स प्रोग्राम कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक डिटेल लिस्ट बनाना रूम्स की और स्पेसेस की। मतलब जो भी हम बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें क्या क्या स्पेसेस होने वाले हैं, किस किस टाइप के रूम्स और उनका साइजेस क्या होगा।
और जो थर्ड टाइप का इन्फॉर्मेशन मैं गैदर करती हूँ वो है टाइपोलॉजी इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो बिल्डिंग कैसा है, स्कूल है, घर है, हॉस्पिटल है या फिर कुछ और। बिल्डिंग टाइपोलॉजी के लिए समझने के लिए हमें कई बार कुछ एनालिसिस करने पड़ सकते हैं जो उस बिल्डिंग के टाइप्स के बारे में स्टडी करने से रिलेटेड होगा, यानी कि उस बिल्डिंग की हिस्ट्री जानना, कैसी बिल्डिंग पहले होती थी उस टाइप की और कैसी अब होती है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन गैदर करना। सो बेसिकली ये जो 3 टेक्निक्स के बारे में मैंने अभी बोला, ये तीनों हर प्रोजेक्ट्स में ध्यान रखनी चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट हो, रेसिडेंशियल या पब्लिक प्रोजेक्ट या कोई भी पब्लिक बिल्डिंग या कमर्शियल बिल्डिंग, तो हर तरह की बिल्डिंग डिज़ाइन करते समय ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और इसी क्रम में हमें अपने डिज़ाइन को आगे बढ़ाना चाहिए। और एक बार इतना काम हो जाता है तो वो टाइम आ जाता है कि जब हम इस इंफॉर्मेशन को उस तरीके से प्रेजेंट करें कि वो हमारे काम आए। तो इसके लिए सबसे पहले हम साइट इंफॉर्मेशन को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में डेवलप करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोजेक्ट क्या है। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली एक कल्चरल सेंटर है, यानी कि सांस्कृतिक केंद्र, जो कि बुंदेलखंड एरिया को डिफाइन करता है। बुंदेलखंड वाले रीजन के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। उसके लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक प्लान रखा हुआ है, जिसमें जो साइट हम कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि जिस पर हमें डिज़ाइन करना है, उसके अलावा भी सारा आसपास का एरिया कवर किया हुआ है, यानी कि साइट कंटेक्स्ट, जो जानना बहुत ज़रूरी है कि आजू बाजू क्या है हमारे साइट के। तो ये जो पिंक वाला पोर्शन है वो मेरा साइट एरिया है, जो कि एक आप देख सकते हैं जो ब्लू पोर्शन है वो छोटा सा तालाब है। तो हमें सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ी। तो यहाँ पे ये ब्लू पोर्शन वाला तालाब वाला एरिया है। ऑल्सो माई साइट इज़ इन फोर्ट एरिया, मतलब ये एक हेरिटेज साइट है जो कि फोर्टिफाइड है। प्लस हमारे नॉर्थ दिया हुआ है किस साइड है, तो हमें पता चल जाएगा कि सन मूवमेंट कैसा रहने वाला है। अब अगर हम साइट एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने साइट के एक ड्राइंग को लिया हुआ है, जिसमें मैं उस साइट के अंदर का एरिया प्लस ये जो 1 2 3 करके जो बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में भी आगे दिखाया हुआ है कि ये बिल्डिंग्स क्या है और यहाँ पे अवेलेबल बिल्डिंग्स कौन कौन सी है। पहले हम ये स्टडी कर लेंगे कि एक्चुअली साइट पे प्रेजेंट है जो वो क्या क्या है, प्लस उसके साथ में हमें वेजिटेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जो ये ग्रीन हैचेस आप देख रहे हैं वो अवेलेबल या प्रेजेंट वेजिटेशन है, यानी कि हम अपने साइट के जो अवेलेबल वेजिटेशन है, प्लांटेशन ट्रीज वगैरह हैं, उनको कंसिडर कर रहे हैं या फिर उन्हें काट देंगे। तो प्रोबेबली हम काटेंगे तो नहीं, ग्रीनरी बचा के रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे। और साथ में कुछ पिक्चर्स हैं जो यहाँ पे दिखाई हुई हैं, यानी कि इस साइड का जो पोर्शन आप देख रहे हैं जो लेक से कवर्ड है, वो ये वाला एक पूरा पिक्चर में आपको दिख जाएगा कि एक एलिवेशन, सेक्शनल एलिवेशन जैसा फोटो है। प्लस ये कुछ फोर्ट वॉल्स की पिक्चर है, जो कि साइट का ये पूरा बाउंड्री है वो फोर्ट वॉल है। एक्चुअली ये पुराना साइट एरिया है जो कि एक फोर्ट हुआ करता था, तो उसको ही दिखाने के लिए यहाँ मैंने पिक्चर्स के साथ भी थोड़ा सा समझाने का तरीका, मतलब समझाना इजी हो जाता है अगर हम पिक्चर्स भी रखें तो। अब यहाँ पे भी मैं जो पहले की पिक्चर में हमने देखा कि एक प्लान था इस तरीके का, एक बड़ा प्लान था, उसमें 1 2 3 करके मैंने कुछ डिनोशंस किए थे। उसका मतलब है ये पिक्चर्स, ये 1 एरिया ये वाले एरिया को डिफाइन करता है, 2 में कैसा स्पेसेस हैं, अवेलेबल स्पेसेस क्या हैं, कौन सी बिल्डिंग है, कैसा साइट कंटेक्स्ट है हमारा। तो उसको समझने के लिए हम एक शीट तैयार कर सकते हैं जिसमें हम अपने साइट के डिटेल्स को ऐड कर सकें, या अभी वहाँ पे कैसा माहौल है, कहाँ गाड़ियाँ रखी जाती हैं, कहाँ कौन सा बिल्डिंग है, कहाँ लोग बैठते हैं, इस तरीके की चीज़ों के लिए हम इस तरीके का शीट रेडी कर सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे आते हैं तो वो होता है क्लाइंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्लाइंट मेरा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश।
तो क्योंकि ये एमपी और यूपी के रीजन में आता है, बुंदेलखंड रीजन, इसलिए हमें इन मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट के हिसाब से प्रोग्राम को डिफाइन करना था। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें दी हुई थी कि क्या क्या हमें इसमें इनकॉर्पोरेट करना है इस आर्किटेक्चरल बिल्डिंग में। प्लस और ज़्यादा समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम बुंदेलखंड रीजन को, बुंदेलखंड कल्चर को समझेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक कल्चरल बिल्डिंग है। तो कल्चरल बिल्डिंग बनाने के लिए हम ऑब्वियसली वहाँ के कल्चर को समझने का ट्राई करेंगे। तो उसमें कुछ डांस, म्यूज़िक, फोक जो भी चीज़ें होती थी, पेंटिंग, आर्ट फॉर्म्स, उनके बारे में स्टडी करना, उनके लिए कैसी स्पेसेस चाहिए होती हैं वहाँ का। अगर ये आप ये देखेंगे कुछ लकड़ी वाला जो दीवारी डांस होता है, ओपन स्पेस में करते हैं वो, उसमें वुडन बैम्बूज का यूज़ करते हैं, तो लग भी सकता है एक दूसरे को। तो बड़ा स्पेस चाहिए, यानी वो ओपन स्पेसेस में करते हैं। प्लस अगर हम दूसरे डांस फॉर्म देखें तो वहाँ पे भी वो कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमें स्पेस की ज़रूरत ज़्यादा अच्छे से पता चलता है कि हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए। और उनके डांस फॉर्म्स, उनका म्यूज़िक में किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, तो हमें उस तरीके से अपने बिल्डिंग में स्पेसेस ऐसे डिज़ाइन करने पड़ेंगे कि वहाँ जो भी लोग वहाँ आए, सीखें या सिखाने वाले, उनको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनको स्पेस अपना लगना चाहिए। तो जब हम इतना सब स्टडी कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस होंगी जिसके बलबूते पे हम अपने स्पेसेस को एरिया वाइज डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि एक डांस हॉल हमें कितना बड़ा चाहिए, एक म्यूजिक हॉल हमें कितना बड़ा चाहिए, उस डांस हॉल में हमें चेंजिंग रूम या कुछ अलग अलग प्रैक्टिस रूम्स जो भी चाहिए है वो क्या कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द ब्रीफ जो हमने अभी तैयार किया। इतना पढ़ने के बाद हम एक छोटा सा ब्रीफ तैयार करेंगे, तो उसके हिसाब से हम एरियाज को डिवाइड करना शुरू करेंगे। ओके, तो दिस इज द शीट। ये वो शीट है जो मैंने तैयार की थी अपने प्रोग्राम के लिए, एरिया प्रोग्राम जिसे कहते हैं। आप देख सकते हो ये एरिया प्रोग्राम है। तो यहाँ पे पहले मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, मतलब मेरे बिल्डिंग का जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होगा उसमें क्या क्या कितने ऑफिस होंगे, नंबर ऑफ यूजर्स कितने होंगे, उस ऑफिस को कितने लोग यूज करने वाले हैं, उसमें उसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट क्या रहने वाला है, टोटल एरिया, इस हिसाब से एक एक का एरिया निकाला जाएगा। प्लस उसको यूजर्स ग्रुप पे डिफाइन किए जाएंगे कितने लोग यूज करने वाले हैं। फिर आता है वेटिंग एरिया, यानी कि कोई प्रोग्राम चल रहा है, अगर कुछ लोग आके वहाँ बैठते हैं तो वहाँ वेटिंग एरिया भी होना जरूरी है। वो कितना है, एक वेटिंग एरिया है, और नंबर ऑफ यूजर्स डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो कितने भी हो सकते हैं, तो इस हिसाब से वो बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे ही धीरे धीरे सारे ब्लॉक्स का डिटेल हम इस तरीके से बाहर इसमें रखेंगे। जैसे सेकंड वाला देखोगे आप तो ओरिएंटेशन एंड रिसेप्शन एरिया, तो वहाँ पे रिसेप्शन डेस्क आएगा, फिर मैनेजर पब्लिक रिलेशंस MPR होता है उसका ब्लॉक आएगा, क्लॉक रूम होगा, टिकट काउंटर, सोवेरेन शॉप्स होंगी। तो ऐसे ही ओरिएंटेशन और रिसेप्शन एरिया डिफाइन किया जाएगा। बाद में आता है स्कूल ऑफ ड्रामा। तो आई होप कि आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कल्चरल सेंटर यानी क्या। कल्चरल सेंटर में हम कुछ कल्चरल स्पेसेस क्रिएट करने वाले हैं जहां हम कल्चरल एक्टिविटी सिखाने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे परफॉर्मिंग स्पेसेस भी होंगे जहाँ कोई प्रोग्राम दिए जाएंगे, और वहाँ पे स्कूल भी डिज़ाइन की गई है। स्कूल यानी छोटे छोटे सेंटर्स जहाँ पे लोग आके सीख सकते हैं। किसी को डांस सीखना है, सच एज कथक या फिर भरतनाट्यम या जो जो कल्चरल एक्टिविटीज बुंदेलखंड की होती हैं वो। तो वैसे ही एक आएगा स्कूल ऑफ ड्रामा जहाँ पे वो थोड़ा मिमिक करना, ड्रामा रिलेटेड चीज़ों को सिखाते हैं। फिर आएगा स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक जहाँ म्यूजिक और डांस सिखाया जाएगा, जो वहाँ के डांस फॉर्म्स और म्यूजिक फॉर्म्स होंगे। इस तरीके से हर डांस, आप देखोगे हर डांस फॉर्म के लिए एक अलग अलग रूम दिया गया है, अलग एरिया डिफाइन किया गया है, सबका स्पेस भी अलग है। यहाँ देखेंगे आप ओपन क्लोज लिखा हुआ है, यहाँ सेमी क्लोज्ड, यानी हर डांस फॉर्म को अलग स्पेस चाहिए। किसी को क्लोज चाहिए है, किसी को सेमी क्लोज चाहिए है। फिर देखेंगे हम कॉमन फैसिलिटीज। कॉमन फैसिलिटीज में जो कॉमन एरियाज हैं, यानी एग्जीबिशन एरिया, वर्कशॉप एरिया, गैलरी है, कोई अगर कोई म्यूजियम और क्राफ्ट बाजार में इंक्लूड करी हमने प्रोजेक्ट में, कोई लाइब्रेरी है, इस तरीके की चीज़ों को, स्टेशनरी, कैंटीन, पार्किंग जो कॉमन होती हैं ओवरऑल। और एक और 2-3 चीज़ें और हैं जैसे ऑडिटोरियम,
जो कि मैंने बोला था कि परफॉर्मेंस स्पेस भी हम दे रहे हैं, अगर हम रेंट पे ऑडिटोरियम दे सकते हैं, वहाँ कोई फंक्शन होने वाला है, कोई बड़ा कलाकार आने वाला है उसके लिए। फिर मल्टीपर्पज़ हॉल, एमपी हॉल का मतलब है मल्टीपर्पज़, यानी कोई एक बड़ा हॉल है जिसको हम हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी रेंट पे ले सकता है। पब्लिक टॉयलेट्स प्लस हॉस्टल फैसिलिटीज़। हॉस्टल फैसिलिटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर कोई फंक्शन होने वाला है ऑडिटोरियम में, कोई बाहर से कलाकार आ रहे हैं, तो उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, इस तरीके से इसको मैंने पूरा एक तैयार किया प्रोग्राम एरिया। फिर हम ऐसे ही करते हुए पूरा नेट एरिया निकालेंगे, बिल्टअप, सर्कुलेशन, सारे एरियाज को डिफाइन किया है। एक अप्रोच तो हो गई हमारी क्लाइंट और बिल्डिंग टाइप के हिसाब से। नेक्स्ट अप्रोच यहाँ पे आती है आर्किटेक्चरल स्टाइल। क्योंकि ये एरिया एक पूरा हिस्टोरिक था, यानी हेरिटेज साइट था, तो अब हम एक मॉडर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल तो एकदम से नहीं उसमें अप्लाई कर सकते, हमें पुराने स्टाइल को भी समझना जरूरी है। जो मैंने पहले कहा था कि पुराने प्रोजेक्ट ब्रीफ को समझने के लिए हमें साथ साथ उस बिल्डिंग के टाइप को समझना भी बहुत ज़रूरी है। यानी जो साइट है वहाँ पे एक्चुअली साइट तो प्लेन है, बट अभी भी फोर्ट वॉल वहाँ अवेलेबल है, तो हमें उसके हिसाब से ही डिज़ाइन करना होगा, जिससे कि जो भी हम डिज़ाइन करें वो उस अवेलेबल चीज़ से, अवेलेबल डिज़ाइन से, यानी कि जो वॉल वहाँ पे अवेलेबल है पहले से, उससे अलग ना लगे, थोड़ा मिसमैच ना हो जाए। तो उसको समझने के लिए हम पुराने स्टाइल को भी समझेंगे कि कैसा स्टाइल होता था, क्या डिज़ाइंस होती थी, क्या बारीकी वो लोग अपनाते थे अपने डिज़ाइंस में, और किस तरीके से ये जो आप देखोगे यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स ड्रॉ किए, ग्राफिकल्स, कि कैसे वो एक स्पेस को डिज़ाइन करते थे, कुछ कॉलम्स यूज़ करके कितना एंट्रेंस देते थे और क्या क्या अलग अलग चीज़ें होती थी। तो नाउ अब हम डिसाइड करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट कैसे बनाएं। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम रेडी है, यानी कि हमारे पास चीज़ें, हमें पता है कि क्या क्या होना चाहिए हमारे इस पूरे बिल्डिंग में। उस हिसाब से हम एक बबल फॉर्म में कुछ प्ले करना शुरू करेंगे। यानी कि अभी मेरे पास क्या था कि मेरे पास 2 एंट्रेंसेस थे, मेरे साइड में 2 एंट्रेंसेस अवेलेबल थे, तो मैं दोनों तरीके से सोचने का ट्राई कर रही थी कि मेरा एंट्री कहाँ से अच्छा रहेगा। तो मैंने सारी चीज़ें रखना शुरू किया कि मैं एंटर होने के बाद पहले स्टोर्स देना चाह रही थी, गैलरी, एग्जीबिशन, म्यूजियम, यानी कि जो कि लोग आएँ और ख़रीद के चले जाएं। फिर साथ में मैं इसी साइड पे कुछ अकोमोडेशन, यानी रहने की जगह, गेस्ट हाउस, मल्टीपर्पज़ हॉल्स और आर्टिस्ट के लिए जो भी हॉस्टल्स थे वो रखना चाहती थी, जिससे कि ये जो एरिया होगा वो यूज़ करेंगे और यहाँ से ही बाहर जा सके, उनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। मतलब पूरा जो अंदर का स्पेस है जहाँ हम स्कूल बना रहे हैं अपना, यानी कि सिखाने की जगह, केंद्र बना रहे हैं, कल्चरल सेंटर बना रहे हैं और परफॉर्मेंस एरिया दे रहे हैं, वो डिस्टर्ब नहीं हो इन सब से। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने ऐसे सोचा, ऐसे ही कई सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने सोचे, इस तरीके से पूरा एक शीट तैयार किया जिसमें कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे अकॉर्डिंग टू माय थॉट्स, कि मैं क्या क्या रखना चाहती हूँ, कैसे अटैच करना चाहती हूँ चीज़ों को। फिर धीरे धीरे मैंने उन बबल्स को भी तोड़ना शुरू किया छोटे छोटे फॉर्म्स में। ये बड़े बबल्स के पहले डायग्राम थे, फिर उनको भी तोड़ना शुरू किया कि कैसे स्पेसेस होंगी, कैसे सब रिकनेक्ट होने वाले हैं, एरोज लिखना, कूदना, ये सब करना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा, हम थोड़ा ब्लॉक्स पे आ जाएंगे, यानी हम बिल्डिंग के फॉर्म पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने जो ट्रीज बनाए हुए हैं, ग्रीन पोर्शन, वो मैंने एग्जिस्टिंग ट्रीज को कंसिडर किया हुआ है। तो ऐसे ही इसको रखना होगा जिससे कि हमें पता रहे हमारी स्पेसेस जो बन रही है वो ट्रीज को तोड़ना, मतलब ट्री काटना तो नहीं पड़ेगा हमें, तो इसलिए उनको हम हमेशा ड्रॉ करते जाएंगे। साथ में कुछ चीजें जो बनती जा रही है उनको बबल आउट, मतलब जूम आउट करके भी थोड़ा स्पेस दिखाया हुआ है कि कुछ स्पेस ऐसी होगी या कुछ, मतलब कहाँ से अंदर जाएंगे, क्या कट आउट ओपन होगा, कहाँ ओपन नहीं होगा, कहाँ से रोशनी मिलेगी, ये सब चीजें भी देखनी पड़ेंगी एट द सेम टाइम। ऐसे करते करते एक स्टेज आएगा जहाँ आपको कुछ ब्लॉक्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप फिर डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ये पूरा स्पेस मेरा स्कूल है तो उसमें ये ब्लॉक, यानी ये D1 D2 जो मैंने लिखा हुआ है वो डांस के कुछ क्लासेस हैं, स्टूडियोज हैं डांस के, तो वो कैसे होंगे, कैसे कनेक्ट होगा, यहाँ पे 2 चीज़ों के बीच में कुछ कनेक्शन होने वाला है या नहीं, इस तरीके से। और साथ में हम थोड़ा सा प्रोफाइल भी सोचते रहेंगे कि अगर बिल्डिंग बन रहा है तो उसका एलिवेशन ऐसा दिखेगा। यहाँ मेरा अप्रोच हिस्टोरिकल था तो मैं हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल अप्रोच को अपना रही थी।
ऐसे करते हुए अभी ब्लॉक्स आए, फिर हमने एक अप्रोच होता है कि हम ब्लॉक्स रखना शुरू करें, एक होता है हम पहले रास्ता निकालना शुरू करें कि कैसा रास्ता होगा। तो एक ऊपर वाला जो आपने देखा वो एक अलग अप्रोच था, एक अलग कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे मैंने रास्ते बनाना शुरू किए, फिर स्पेसेस को डिफाइन करना शुरू किया। ये रास्ता आपको ग्रीन 4 लाइंस में जो दिख रहा है वो एक बनाया कि ऐसा कुछ हमारा सर्कुलेशन होने वाला है। आगे जाके फिर ब्लॉक्स डिफाइन किए, हो सकता है ये वाला कॉन्सेप्ट और ऊपर जो हमने देखा वो दोनों मर्ज हो जाए बाद में। ऐसे करते हुए कुछ सेक्शंस, प्लान्स, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके कुछ फाइनल हो पाएगा। तो इतना तो हो गया था। उसके बाद मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ था कि मुझे अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर मैंने इन तीनों को मर्ज करना शुरू किया, मतलब तीनों में से कुछ अच्छे पॉइंट्स लेना शुरू किए, किसमें क्या अच्छा हो रहा था, उन तीनों को लेके फिर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो फाइनली इतना सब कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया मैंने। तो जब वो सब हो गया उसके बाद ये मेरा फाइनल लेआउट था जिसमें मैंने काम किया। यहाँ पे सारे लीजेंड्स अवेलेबल हैं, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है ऑलरेडी कि कैसे, मतलब कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कहाँ से एंटर हो रहे हैं। 1 यानी कि यहाँ पे एंट्रेंस है, 2 क्या है, 3 क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख जाएंगी, कैसे स्पेसेस डिवाइड की गई हैं। सो यही था मेरा फाइनल प्लान। प्लस जो सेकंड अप्रोच था हिस्टोरिकल, वो आपको इसके सेक्शंस और एलिवेशंस में देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ देखोगे कुछ सेक्शंस हैं जिसमें कुछ वॉल, फोर्ट वॉल आ रही है, कुछ हिस्टोरिकल एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो भी इसमें इस तरीके से देखने मिल जाएगा। ऑल्सो और भी कुछ सेक्शंस हैं जो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, जैसे कि ये वाले यहाँ पे कुछ अवेलेबल स्टैच्यूज थे रानी लक्ष्मीबाई के, और फोर्ट वॉल, फोर्ट के बेस्टियंस, तो वो सब तो पहले से था। प्लस जो मैंने बिल्डिंग्स दी हुई हैं डिजाइन करके, उनका भी एक्सटीरियर बहुत कुछ इस आर्किटेक्चर स्टाइल से मिलता था। सो दैट वाज इट फॉर द डिजाइन कॉन्सेप्ट। और कुछ मॉडल्स के थ्रू भी आप समझा सकते हैं अपनी चीज़ों को। मॉडल्स एक अच्छा वे होता है समझाने का, आप अच्छे से चीज़ों को समझा सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ ही जाएगा। आई होप ये सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि इसमें मैंने मॉडल सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। आप कुछ स्केचेस भी कर सकते हैं अपनी चीज़ों के, अपनी स्पेसेस के अलग अलग, ये कैसे स्पेस हो रहा है, क्या इंटरेक्शन होगा लोगों का। सो या दैट वाज इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस के लिए भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा।